हाँ जी बेटा, अगर हम लोग बात करें, हम लोगों का बेटा रिवीजन सीरीज चल रही थी। रिवीजन सीरीज के अंदर हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग रिवाइज कर रहे थे, उसके अंदर बेटा हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने बीपीए रिवाइज किया था। बीपीए के बाद हम लोगों ने ईआरएम रिवाइज किया था। ईआरएम के बाद बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कुछ रिस्क रिलेटेड टर्म्स थी जो रिवाइज की थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 1 में, हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, दैट टॉपिक इज आईटी एक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज आईटी एक्ट। आईटी एक्ट 2000। अगर मैं बात करूं बेटा आईटी एक्ट 2000 और 2008 के अंदर ये एक्ट क्या हुआ था बेटा, अमेंड हुआ था। तो ये आईटी एक्ट आया कब था बेटा, 2000 के अंदर, और 2008 के अंदर इस एक्ट को क्या किया था बेटा, अमेंड किया गया था। तो आप लोग जो एक्ट पढ़ रहे हो दैट इज आईटी एक्ट 2008 अमेंडेड। आईटी एक्ट के अंदर बेटा आपको क्या क्या पढ़ा था आप लोगों ने। सबसे पहले आप लोगों ने आईटी एक्ट के अंदर पढ़ा था बेटा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम पढ़ने के बाद आईटी एक्ट के अंदर बेटा आप लोगों ने पढ़े थे बेटा एडवांटेजेस ऑफ आईटी एक्ट। तीसरा आप लोगों ने पढ़ा था बेटा कुछ कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस आप लोगों ने पढ़े थे, अगर आपको याद हो बेटा। इसके अलावा बेटा आपको आईटी एक्ट के अंदर एक चीज और पढ़ाई थी मैंने, एसपीडीआई, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन। इसके अलावा बेटा आईटी एक्ट में एक छोटी सी चीज और है जो आपने क्लास में नहीं पढ़ी थी, दैट इज प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा। एक चीज याद रखना सर, प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा ये आप लोगों ने रेगुलर क्लास के अंदर नहीं पढ़ा, ये मैं आपको रिवीजन लेक्चर में पढ़ा रहा हूं। अगर बात करूं तो आईटी एक्ट के अंदर टोटल कितने कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ने हैं बेटा, टोटल 5 कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़े हैं। पहले साइबर क्राइम की डेफिनेशन पढ़ना है, दूसरा एडवांटेजेस ऑफ आईटी एक्ट, तीसरा बेटा कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, फोर्थ वन इज सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन, एंड फिफ्थ वन इज प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा। दीज आर दी 5 कॉन्सेप्ट अंडर आईटी एक्ट। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम। एक चीज याद रखना सर, साइबर क्राइम, क्राइम अगर आप कमिट कर रहे हो, वापस बोल रहा हूं बेटा, कोई भी अगर आप क्राइम कमिट कर रहे हो और क्राइम को कमिट करने के लिए आप लोग कंप्यूटर एज वेल एज टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, तो उस क्राइम को हम लोग बोलते हैं साइबर क्राइम। इसका सिंपल सा मतलब बेटा क्या है, अगर आप क्राइम कमिट कर रहे हो यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, दैट क्राइम इज नोन एज साइबर क्राइम। जैसे कि मैं अपने घर पे बैठे हुए अपने कंप्यूटर के थ्रू आपके कंप्यूटर को आपकी परमिशन के बिना क्या कर रहा हूं, एक्सेस कर रहा हूं, और आपके कंप्यूटर से जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को स्टील कर रहा हूं, दैट क्राइम इज नोन एज साइबर क्राइम। ठीक है। इसका मतलब बेटा ट्रेडिशनल क्राइम, अगर मैं बात करूं इसका मतलब बेटा, ट्रेडिशनल क्राइम का मतलब क्या होता था, ट्रेडिशनल क्राइम का मतलब है एक पर्सन ए है जो फिजिकली बी के घर में घुसा और बी के घर से कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टील करके लाया, दैट इज ट्रेडिशनल क्राइम। लेकिन बेटा साइबर क्राइम का मतलब क्या हुआ, आपके मॉड्यूल ने भी समझा रखा है इसी तरीके से। साइबर क्राइम का सिंपल सा मतलब है ए अपने घर पे बैठे हुए अपने कंप्यूटर के थ्रू बी के कंप्यूटर को क्या करता है, एक्सेस करता है, और बी के कंप्यूटर को उसकी परमिशन के बिना एक्सेस कर रहा है, और बी के कंप्यूटर से जो भी उसकी पर्सनल डिटेल्स हैं उसको स्टील कर रहा है। दैट टाइप ऑफ क्राइम इज नोन एज साइबर क्राइम। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है बेटा, हैकिंग। ये जो मैंने आपको समझाया दैट इज हैकिंग। हैकिंग का सिंपल सा मतलब है मैं अपने घर पे बैठे हुए अपने कंप्यूटर के थ्रू आपके कंप्यूटर को आपकी परमिशन के बिना एक्सेस कर रहा हूं, और आपके कंप्यूटर से जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं, उन डिटेल्स को स्टील कर रहा हूं। दैट टाइप ऑफ क्राइम इज नोन एज साइबर क्राइम, और इस साइबर क्राइम का एग्जांपल है बेटा हैकिंग। क्लियर है सर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़े थे बेटा एडवांटेजेस ऑफ आईटी एक्ट। आईटी एक्ट के क्या क्या फायदे हैं, दैट इज जब ये एक्ट आया, एक्ट के क्या क्या फायदे हुए, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ आईटी एक्ट। पहला पॉइंट, लीगल वैलिडिटी मिल गई। अगर मैं बात करूं, लीगल वैलिडिटी मिल गई किसको बेटा, ई कॉमर्स को। ई कॉमर्स का मतलब है आप कोई भी ऑनलाइन अगर आप बिजनेस कर रहे हो वो लीगल माना जाएगा। दूसरा, लीगल वैलिडिटी मिल गई बेटा किसको, ईमेल्स को। ईमेल के थ्रू अगर आप किसी को कोई भेज रहे हो वो भी लीगल माना जाएगा। तीसरा बेटा, कहीं ना कहीं
लीगल वैलिडिटी मिल गई किसको बेटा, डिजिटल सिग्नेचर्स को। व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर? डिजिटल सिग्नेचर एक क्या होता है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर सकते हो। फोर्थ वन इज बेटा, डिजिटल सिग्नेचर बनाता कौन है बेटा, सॉफ्टवेयर कंपनीज। सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए क्या हो गया बेटा, अपॉर्चुनिटी आ गई। जब डिजिटल सिग्नेचर को लीगल वैलिडिटी मिल गई तो वो कंपनीज जो पहले डिजिटल सिग्नेचर नहीं बनाती थी अब वो भी डिजिटल सिग्नेचर्स बनाने लग गई। दैट इज ओपन डोर्स, ओपन डोर फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज। याद रखना बेटा, वापस बोल रहा हूं, ओपन डोर्स फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज। सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए दरवाजे खुल गए, नई अपॉर्चुनिटी आई। ठीक है, इसके अलावा बेटा IT8 का एक और एडवांटेज है कि अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई भी एप्लीकेशन भेजना चाहते हो आप उसको ऑनलाइन भेज सकते हो और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको मना नहीं करेगा। सिमिलरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आपको कोई भी चीज, अगर कोई भी लाइसेंस है अगर वो ऑनलाइन आपको भेजता है या कोई भी आपको परमिशन है वो अगर उसके लिए लेटर ऑनलाइन भेजता है तो वो भी क्या माना जाएगा बेटा, लीगल माना जाएगा। तो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ IT एक्ट। पहला बेटा किसको लीगल वैलिडिटी मिल गई, ई कॉमर्स को। दूसरा लीगल वैलिडिटी मिल गई ईमेल को। तीसरा लीगल वैलिडिटी मिल गई बेटा डिजिटल सिग्नेचर्स को। नेक्स्ट वन इज बेटा किसके लिए दरवाजे खुल गए, अपॉर्चुनिटी आ गई बेटा उन सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए जो डिजिटल सिग्नेचर नहीं बनाती थी, अब वो कंपनीज भी डिजिटल सिग्नेचर बनाने लग गई। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे अगर आपको कोई एप्लीकेशन भेजनी है तो आप फिजिकल फॉर्म में भी भेज सकते हो एज वेल एज ऑनलाइन भी भेज सकते हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको मना नहीं कर सकता। सिमिलरली कोई भी नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकता है या आपको ईमेल के थ्रू भेज सकता है, वो लीगल माना जाएगा। क्लियर है सर? इसके बाद आए हम लोग कुछ कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस पे। नेक्स्ट है बेटा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे कुछ कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने बेटा बहुत सारे ऑफेंसेस पढ़े थे, मैं एक एक करके आपके सामने नाम लिख रहा हूं। सबसे पहला अगर आपको याद हो बेटा, हैरेसमेंट। हैरेसमेंट वाया फेक प्रोफाइल ऑन सोशल मीडिया। हैरेसमेंट वाया फेक प्रोफाइल ऑन सोशल मीडिया मींस मैंने आप लोगों की फेक प्रोफाइल को सोशल मीडिया पे, मतलब मैंने आपकी प्रोफाइल बना दी फेक प्रोफाइल जिसमें डिटेल आपकी थी, बनाई मैंने थी, जिससे कि मैं आपको क्या शो कर रहा हूं, द पर्सन ऑफ लूज कैरेक्टर, जिससे आप क्या हो रहे हो बेटा, हैरेस हो रहे हो। तो हैरेसमेंट वाया फेक प्रोफाइल ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, इसके अलावा हम बेटा और भी हम लोगों ने पढ़े थे, दैट इज ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स। मींस ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स। इलीगल आर्टिकल्स का मतलब ड्रग्स, वेपन्स एंड वाइल्ड लाइफ, इन सबको आप ऑनलाइन नहीं बेच सकते, इट इज अ कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस। तीसरा बेटा वेब डिफेसमेंट। वेब डिफेसमेंट में आपने ये देखा था कि जनरली सिंबॉलिक डेज पे क्या होता है, जनरली सिंबॉलिक डेज मतलब 26 जनवरी 15 अगस्त वाले दिन गवर्नमेंट की वेबसाइट के होम पेज को रिप्लेस कर दिया जाता है किसी और चीज से। मैंने इसका बेस्ट एग्जांपल भी दिया था, सीबीआई की वेबसाइट को हैक किया था। वेब डिफेसमेंट, दैट इज द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज रिप्लेस्ड विद अनदर मैसेज। इसके अलावा बेटा ईमेल अकाउंट हैकिंग भी आपने पढ़ा था। ईमेल अकाउंट हैकिंग का मतलब मैं आपके ईमेल अकाउंट को हैक करूंगा और जितने भी एड्रेस बुक के अंदर ईमेल आपके स्टोर है उन ईमेल्स को क्या करूंगा, उन एड्रेस बुक में ईमेल भेजूंगा, ऑब्ससीन मैसेज भेजूंगा। इसके अलावा बेटा साइबर पोर्नोग्राफी। साइबर पोर्नोग्राफी का मतलब सिंपल सा ये है कि पोर्नोग्राफी बहुत सारी कंट्रीज में लीगल है, लेकिन बेटा चाइल्ड पोर्नोग्राफी इलीगल है। इसके अलावा बेटा अगर आप लोगों को याद हो, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का मतलब है बेटा मैं आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को क्या कर रहा हूं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपने करी और मैंने आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को क्या कर लिया, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को चुरा लिया, दैट इज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। इसके अलावा आपने एक और पढ़ा था बेटा सोर्स कोड थेफ्ट। सोर्स कोड थेफ्ट, सोर्स कोड थेफ्ट को हम लोग कई बार क्राउन ज्वेल भी बोलते थे, अगर आपको याद हो बेटा। क्राउन ज्वेल का सिंपल सा मतलब या सोर्स कोड थेफ्ट का मतलब है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपने जो इंस्ट्रक्शंस लिखे थे वो इंस्ट्रक्शंस को मैंने स्टील कर लिया, दैट इज सोर्स कोड थेफ्ट। इसके अलावा आप लोगों ने एक और पढ़ा था बेटा फिशिंग अटैक।
फिशिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके सामने एक ईमेल आएगी, ये बोला जाएगा कि बैंक अपनी सिक्योरिटी सिस्टम चेंज कर रहा है, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने बिल्कुल सेम टू सेम बैंक की वेबसाइट खुल के आएगी। आपको लगेगा कि बैंक से आई है ईमेल, लेकिन वो ईमेल बैंक से नहीं आई थी, वो किसी अनऑथराइज पर्सन ने आपको भेजी थी। आप अपनी पर्सनल डिटेल भेज दोगे और आप ये सोचोगे कि आप बैंक को भेज रहे हो, लेकिन वो बैंक के पास ना जाके आपकी पर्सनल डिटेल्स या कॉन्फिडेंशियल डिटेल जाएगी किसी अनऑथराइज पर्सन के पास। ठीक है, तो आप लोगों ने बेटा बहुत सारे टाइप्स के कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस पढ़े थे, ये मैंने आप लोगों को सामने लिखे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट एनी 5 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, कोई भी 5 लिखो। ठीक है, दीज आर सम कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, एसपीडीआई। सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन, अगर आप लोगों को याद हो बेटा सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन, इसमें एक चीज अब वापस बोल रहा हूं, इसमें ना बेटा आईटी एक्ट के अंदर इसके अंदर 4 रूल ऐड किए। पढ़ लिया आपने, लेकिन जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं। सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन मींस रूल 2 क्या कहता है, आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वापस बोल रहा हूं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको रिलेट करती है, उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं, या किसी इंडिविजुअल को रिलेट करती है, उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं बेटा सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन। मींस रूल 2 क्या कहता है? इंफॉर्मेशन दैट रिलेट्स टू नेचुरल पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इज नोन एज सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन। रूल 3 क्या कहता है? सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होती है बेटा? जैसे मैंने आपको बताया था, बायोमेट्रिक, आपकी आधार कार्ड की डिटेल्स, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, वापस बोल रहा हूं सर, रूल 3 एग्जांपल्स थे सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन के। बायोमेट्रिक हो गई, फाइनेंशियल हो गई, मेंटल या हेल्थ कंडीशन हो गई, मेंटल या हेल्थ कंडीशन हो गई बेटा, कहीं ना कहीं मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए। ठीक है, कहीं ना कहीं बेटा सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गई। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन। इसके अलावा पासवर्ड इज आल्सो सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन। याद रखना सर, रूल 2 इज द डेफिनेशन ऑफ एसपीडीआई, रूल 3 इज द एग्जांपल्स ऑफ एसपीडीआई। रूल 5 क्या कहता है? रूल 5 कहता है बेटा कंसेंट टू कलेक्ट। मींस कोई भी अगर आपकी पर्सनल डेटा, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन को क्या करना चाहता है, कलेक्ट, तो वो पहले आपसे कंसेंट लेगा। दैट इज रूल 5। और रूल 6 कहता है बेटा कंसेंट टू डिस्क्लोजर। कंसेंट टू डिस्क्लोजर, इसका मतलब याद रखना सर, रूल 6 कहता है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर आपसे आपकी पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहता है किसी थर्ड पार्टी को, तो पहले उसको आपसे कंसेंट लेना पड़ेगा। रूल 5 कहता है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर आपकी सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन को आपसे कलेक्ट करना चाहता है तो पहले आपसे कंसेंट लेगा। अगर उसने ये नहीं लिया आपसे कंसेंट और आपकी इंफॉर्मेशन को आपके बिना पूछे कलेक्ट कर लिया, या आपकी इंफॉर्मेशन को आपसे बिना पूछे डिस्क्लोज कर दिया, तो उसके अगेंस्ट आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है? पेनल्टी इंपोज हो सकती है। याद रखना सर, क्वेश्चन आ सकता है, विच रूल इज कंसेंट टू डिस्क्लोजर? रूल 6. Which rule is consent to collect? Rule 5. What is rule 3? Rule 3 का मतलब है बेटा एग्जांपल्स लिखने हैं, रूल 2 मतलब डेफिनेशन। इसके अलावा बेटा एक चीज जो आपने रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ी थी, अब वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा, जिसको हम लोग प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं। प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा, याद रखना सर, आप किसी भी वेबसाइट को जब ओपन करते हो, समझ लो यही समझा रहा हूं, बहुत सिंपल है। आप किसी भी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हो, या किसी भी कंपनी के आप जब वेबसाइट ओपन करते हो, तो वो कंपनी आपकी कुछ डिटेल्स को क्या करती है? स्टोर करती है।
जैसे कि मैंने अपने कंप्यूटर से कोई वेबसाइट ओपन करी लाइक एफबी फेसबुक, तो फेसबुक के पास मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी जाएगा। ठीक है, अगर मैंने कहीं पे कोई ईमेल आईडी एंटर करी तो वो ईमेल आईडी भी जाएगी फेसबुक के पास। तो एक चीज याद रखना है सर, ये जो मेरी डिटेल कंपनी के पास गई, कंपनी उन डिटेल्स को किसी थर्ड पार्टी को मेरी परमिशन के बिना नहीं दे सकती। ठीक है, अगर कंपनी ऐसा करेगी तो आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग उस कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, दैट इज आपकी जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, दैट इज आपकी जो भी प्राइवेसी है, जो आप ऑनलाइन कंपनी के पास जाती है, कंपनी उन प्राइवेसी को अपने पास रखे, किसी और को ना दे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई वेबसाइट ओपन करी तो कंपनी को यह पता है कि कौन से आईपी एड्रेस से यह वेबसाइट ओपन हुई, कितने देर तक आप वेबसाइट को एक्सेस करते रहे, कितनी देर तक कौन से पेज पे टिके रहे, आपने क्या वेबसाइट के अंदर क्लिक किया, आपने क्या चीज वेबसाइट के अंदर पढ़ी, ये सारी डिटेल कंपनी के पास जाती है। पहले क्या था, जब आईटी एक्ट नहीं आया था तो बेटा कंपनी इन डिटेल्स को क्या करती थी, थर्ड पार्टी को दे देती थी। लेकिन आईटी एक्ट ने कहा भाई प्राइवेसी होनी चाहिए, इसके लिए आईटी एक्ट ने क्या करा, एक्ट के अंदर क्या कर दिया, एक्ट के अंदर कुछ चीजें लाया कि आपकी प्राइवेसी जो है वो कंपनी के पास रहेगी, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन या आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी के पास रहेगी। आप जब तक कंसेंट नहीं दोगे कंपनी उन डिटेल्स को किसी और को नहीं भेज सकती। जैसे उसने क्या करा बेटा, क्रिएट करा, ध्यान से सुन लेना, क्रिएटिंग सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी का मतलब सिंपल सा, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको डैमेज होता है तो कंपनी कंपेंसेशन देगी। क्रिएटिंग क्रिमिनल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या है बेटा, अगर मैं बात करूं बिना बिना अगर उसके कंसेंट के उन्होंने आपकी इंफॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी को भेजा तो बेटा उनको इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है, फाइन भी इंपोज हो सकता है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं बेटा, पेनल्टीज, कितनी पेनल्टीज हैं, ये सारे पेनल्टीज आईटी एक्ट के अंदर लिख दिए गए सेक्शन के अंदर। अगर मैं बात करूं, वापस बोल रहा हूं बेटा, प्राइवेसी के लिए कुछ पॉइंट्स थे जो ऐड हुए, क्रिएटिंग सिविल लायबिलिटी, क्रिएटिंग क्रिमिनल लायबिलिटी, इंपोजिंग पेनल्टीज ऑन ब्रीच, अगर कोई भी ब्रीच करता है तो उन पे पेनल्टीज इंपोज होगी। सेट करा बेटा, सेटिंग ऑफ हेरारकी सेट करी, हेरारकी ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, मैंने आपको बताया भी था दैट इज कहीं ना कहीं साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल क्रिएट करा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया, ये सब आईटी एक्ट के बाद हुआ, आईटी एक्ट आने के बाद। इसके अलावा बेटा उसने डिफाइन किया कि क्या हो सकता है इंफॉर्मेशन, क्या हो सकता है डेटा, मींस इन सब चीजों को डिफाइन किया आईटी एक्ट में। और आईटी एक्ट ने एक चीज, वापस बोल रहा हूं, आईटी एक्ट ने एक चीज और करा, किसी भी सिस्टम को आपको दैट इज डिक्लेयर या डिक्लेयरिंग एनी कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम, डिक्लेयरिंग एनी कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम एज प्रोटेक्टेड सिस्टम। इसका मतलब डिक्लेयर, आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा ये मेरा सर्वर है और सर्वर इज व्हाट, ऑटोमेटिकली सर्वर इज प्रोटेक्टेड सिस्टम। कोई भी उस सर्वर को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करता है तो कहीं ना कहीं बेटा, वापस बोल रहा हूं, उसके अगेंस्ट पेनल्टी इंपोज होगी। तो एक बात याद रखना बेटा, ये प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आपको इसके अंदर कुछ नहीं, स्टेटमेंट लिखनी है कि आपकी जो प्राइवेसी है वो आईटी एक्ट ने प्राइवेसी के अगेंस्ट भी कुछ पॉइंट लाया कि कोई भी आपकी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर सकता। उसके लिए आईटी एक्ट ने क्या करा, सिविल लायबिलिटी क्रिएट करी, क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट करी, पेनल्टीज इंपोज करी, हायरार्की सेट करी कि अगर कोई भी आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करता है तो साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल क्रिएट करे, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्रिएट करे। आईटी एक्ट ने ही बेटा डिफाइन करा व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। और आईटी कहता है कि ये सारे सिस्टम्स क्या हैं, सिक्योर सिस्टम्स हैं। जैसे सर्वर हमें पता है, सर्वर इज व्हाट, अ सिक्योर्ड सिस्टम।
दिस इज व्हाट आईटी एक्ट इज ऑल अबाउट। आईटी एक्ट में आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी। एक बात याद रखना बेटा, एग्जाम में इस के आने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस इज व्हाट योर आईटी एक्ट इज ऑल अबाउट। अब एक बार रीड कर लेते हैं आपके मॉड्यूल से भी, देख लो क्या लिखा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था, 2008 में अमेंड हुआ था, याद रखना, ठीक है। टोटल कितने मैंने बताए थे, टोटल इसके अंदर आईटी एक्ट के अंदर टोटल कितने सेक्शंस हैं बेटा, 90 सेक्शंस हैं, लेकिन आपको सब कुछ नहीं पढ़ना। अब आपने आपने देखो क्या लिखा है, साइबर क्राइम की डेफिनेशन देखो क्या लिखा है। द टर्म साइबर क्राइम फाइंड्स नो मेंशन आइदर इन द आईटी एक्ट और इन एनी लेजिस्लेशन ऑफ कंट्री। इसका मतलब डिफरेंस नहीं है, एक डिफरेंस है, साइबर क्राइम इज नॉट डिफरेंट देन ट्रेडिशनल क्राइम। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन साइबर क्राइम द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व्ड and thus it is कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम। मीन साइबर क्राइम और ट्रेडिशनल क्राइम में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि साइबर क्राइम को कमिट करने के लिए आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। इन्होंने दो चीज बताई, व्हाट इज ट्रेडिशनल थेफ्ट, व्हाट इज हैकिंग। ट्रेडिशनल थेफ्ट का मतलब होता है एक पर्सन ए था जो बी के घर में घुसा और कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टील करके लाया। लेकिन हैकिंग के अंदर इन्होंने क्या बोला, Mr. A, a cyber criminal, while sitting in his own house through his computer, hack the computer of Mr. B and steal the data saved in Mr. B computer without physically touching the computer or entering in B house. इसका मतलब बेटा एक पर्सन ए ने बी के अपने घर बैठे हुए अपने कंप्यूटर से बी के कंप्यूटर को हैक किया और उसकी परमिशन के बिना, उसके कंप्यूटर को बिना टच किए बिना उसके कंप्यूटर से प्राइवेट इंफॉर्मेशन को स्टील किया। दैट इज नोन एज साइबर क्राइम और हैकिंग इज अ टाइप ऑफ अ साइबर क्राइम, ठीक है। इस क्राइम को रोकने के लिए बेटा क्या आया, एक लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैट इज नोन एज आईटी एक्ट। द आईटी एक्ट 2000 एम टू प्रोवाइड लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया। आगे यहां पॉइंट देख लो। इसके बाद इन्होंने कुछ डेफिनेशन बता रखी है जो बिल्कुल सिंपल है। एक्सेस क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये आप लोगों ने सब पढ़ रखी है। अब की प्रोविजन मतलब कुछ सेक्शंस थे, सेक्शंस आप एक रीड मार के छोड़ देना, बिकॉज सेक्शंस इतने सारे नहीं है, 4-5 सेक्शन दे रखे हैं। अब आते हैं जो हमने पढ़ा बेटा, देखो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस में पहला हैरेसमेंट वाया फेक प्रोफाइल ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट। इसका मतलब अ फेक प्रोफाइल ऑफ अ पर्सन इज क्रिएटेड ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट विद करेक्ट एड्रेस डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल, बट ही और शी इज लेबल्ड एज द प्रोस्टिट्यूट और अ पर्सन ऑफ लूज कैरेक्टर। दूसरा ईमेल अकाउंट हैकिंग। इफ विक्टिम ईमेल अकाउंट इज हैक्ड एंड ऑब्ससीन ईमेल्स आर सेंट टू द पीपल इन विक्टिम एड्रेस बुक। मैंने आपके ईमेल अकाउंट को हैक किया और आपके एड्रेस बुक में जितने भी ईमेल आईडी स्टोर थे उन सबको ऑब्ससीन ईमेल भेजा, दैट इज ईमेल अकाउंट हैकिंग। थर्ड इज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड मींस अनसस्पेक्टेड विक्टिम वुड यूज इन्फेक्टेड कंप्यूटर टू मेक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। मींस मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी और कंप्यूटर के अंदर वायरस था, उस वायरस ने मेरी पर्सनल मींस मेरी कॉन्फिडेंशियल डिटेल को स्टील करा और कहां तक पहुंचाया, ओनर तक। Next is web defacement means web page of a home page of a website is replaced with any pornographic or defamatory page. Generally government site face this problem on symbolic days. Next one is introduction of virus. अगर मैं वायरस बनाता हूं, worms बनाता हूं, backdoor is also a type of a virus, rootkit is also a type of a virus, trojan is also a type of a virus, bug कोई भी चीज बनाता हूं मींस मैलिशियस प्रोग्राम बनाता हूं जिसके थ्रू सामने वाले की इंफॉर्मेशन को स्टील करूं या डिस्ट्रॉय करूं, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ साइबर क्राइम। तो ये लिखा है all these are some sort of malicious program which are used to destroy or gain access to some electronic information. नेक्स्ट आता है बेटा साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म का सिंपल सा मतलब है मैं क्या कर रहा हूं, टेररिस्ट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा हूं और टेररिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म करते टाइम जो भी डिटेल थी उन डिटेल को अपने कंप्यूटर में स्टोर कर रहा हूं, दैट इज साइबर टेररिज्म, या हार्ड डिस्क में स्टोर कर रहा हूं। नेक्स्ट आता है बेटा ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल। मतलब अगर मैं
ऑनलाइन नार्कोटिक्स, ड्रग्स, वेपन्स को बेचूंगा या वाइल्ड लाइफ को बेचूंगा, दैट इज कहीं ना कहीं इलीगल। नेक्स्ट आता है बेटा साइबर पोर्नोग्राफी। देखो पोर्नोग्राफी लार्जेस्ट बिजनेस ऑन इंटरनेट है, बट pornography may not be illegal in many country but child pornography illegal है। नेक्स्ट बेटा ईमेल या ईमेल स्कैम या फिशिंग, अभी बताया मैंने, जिससे मैं क्या करूंगा, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को क्या करूंगा, आपसे एक्वायर करूंगा और आपको लगेगा कि वो ट्रस्टेड पार्टी पे जा रही है, तो ये लिखा है बेटा फिशिंग इन्वॉल्व्स fraudulently acquiring sensitive information through masquerading oneself as trusted entity। ठीक है, इसके अलावा बेटा थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, मैं आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुरा रहा हूं, जैसे मैनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टोर देयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर सिस्टम, दिस इंफॉर्मेशन इज टारगेट बाय राइवल्स, क्रिमिनल्स एंड डिसग्रंटेड एम्प्लॉय। डिसग्रंटेड मतलब वो एम्प्लॉय जो कंपनी से किलस चुका है। नेक्स्ट आता है बेटा सोर्स कोड थेफ्ट, जिसको क्राउन ज्वेल भी बोलते हैं। सोर्स कोड इज द बिगेस्ट एसेट फॉर द सॉफ्टवेयर कंपनी। सोर्स कोड को अगर चुरा लिया, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ साइबर क्राइम। नेक्स्ट आता है बेटा एडवांटेजेस ऑफ साइबर लॉ या आईटी एक्ट, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे एडवांटेज पढ़ा है, आपके मॉड्यूल ने तो लिखे भी नहीं। कैसे लीगल वैलिडिटी मिल गई, ई कॉमर्स को लीगल वैलिडिटी मिल गई, ईमेल को लीगल वैलिडिटी मिल गई, डिजिटल सिग्नेचर को, ओपन डोर फॉर द कंपनीज और ओपन डोर फॉर द सॉफ्टवेयर कंपनीज, लीगल वैलिडिटी ओपन डोर फॉर द सॉफ्टवेयर कंपनीज। इसके अलावा बेटा कहीं ना कहीं कोई भी गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट के थ्रू नोटिफिकेशन पब्लिश कर सकता है, वो लीगल होगा, और आप भी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई भी एप्लीकेशन भेज सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो लीगल माना जाएगा। अब देखो जो मैंने आपको पढ़ाया प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा, अब इसको एक रीड मार लो, क्या बोल रहा है, देखो लिखा है व्हेन पीपल एक्सेस द वेब दे ऑफन एंट्रस्ट वाइटल पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज नेम, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड टू दी वेबसाइट दे एक्सेस। मैंने भी आपको बताया जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो जो भी आपकी डिटेल है वो वेबसाइट ओनर के पास जाएगी, मींस कंपनी के पास जाएगी। दिस इंफॉर्मेशन में फॉल इनटू रॉन्ग हैंड एंड मे बी यूज फॉर इलेजिटिमेट पर्पस। ये इंफॉर्मेशन इलीगल पर्पस के लिए यूज कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन। आगे लिखा है दी ऑर्गेनाइजेशन दस दैट कलेक्ट एंड मैनेज द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल मस्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट मिसयूज। वो कंपनी को आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसके लिए जो प्राइवेसी पॉलिसी बनी है वो प्राइवेसी पॉलिसी आईटी एक्ट ने बनाई है। आगे लिखा है द कलेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट इशू रिलेटेड टू कंपनीज the personal information by any organization is an important issue related to privacy of online data। आगे लिखा है प्राइवेसी लॉ वेरी इन डिफरेंट कंपनीज। अब इन्होंने बताया प्राइवेसी लॉ कंपनी टू कंट्री डिफर करता है। आगे लिखा है therefore in globalized world it become very challenging for these company to ensure the uniform standard of privacy। अब इन्होंने आगे लिखा है the main principle, ये है क्वेश्चन, the main principle on data protection and privacy under IT Act RS defining, देखो मैंने बताया पहला वो पढ़ लो, पहला क्रिएटिंग क्रिमिनल लायबिलिटी, क्रिएटिंग सिविल लायबिलिटी, तीसरा बेटा imposing penalties, fourth one is setting up hierarchy of regulatory authorities such as adjudicating officer, cyber appellate tribunal, fifth one is defining data information and sixth one is declaring any computer system network as protected system। ये 6 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डेटा प्रोटेक्शन या प्राइवेसी पॉलिसी या प्रिंसिपल ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट वन इज, ये कुछ इन्होंने एग्जांपल दिए थे। नेक्स्ट वन इज एसपीडीआई, देख लो क्या लिखा है। एसपीडीआई सेक्शन 43A, मैंने बताया भी था एसपीडीआई सेक्शन 43A। इन्होंने देखो क्या बताया, सबसे पहले एसपीडीआई में इन्होंने रूल 2 डिफाइन करता है एसपीडीआई। रूल 2 डिफाइन पर्सनल इंफॉर्मेशन एज इंफॉर्मेशन दैट रिलेट्स टू नेचुरल पर्सन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल। रूल 3 क्या कहता है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन मतलब पासवर्ड हो गया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया, मेंटल हेल्थ कंडीशन होगी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गया, मेडिकल हिस्ट्री हो गई, बायोमेट्रिक हो गई। रूल 5 क्या कहता है बेटा, रूल 5 कहता है कि किसी से भी अगर आप सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहते हो तो उसका पहले क्या ले लो, कंसेंट ले लो।
तो ये लिख रहे हैं रूल 5 रिक्वायर्स दैट बॉडी कॉर्पोरेट शुड प्रायर टू collection obtain consent in writing through letter, fax or email from the provider of sensitive personal data information regarding the use of that data. मीन्स अगर मैं अब कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन पासवर्ड किसी को दे रहा हूं तो सामने वाले ने मेरे से आई एग्री पे क्लिक करवाया होगा. नेक्स्ट आते हैं कंसेंट टू डिस्क्लोजर. दैट इज रूल 6 कहता है कि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है तो आपको सामने वाले से क्या लेना पड़ेगा? कंसेंट लेना पड़ेगा. देख लो ये लिखा है. Rule 6 provide that disclosure of sensitive personal data information by body corporate to any third party shall require prior permission from the provider of such information. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ लो. आईटी एक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ लो. देख लो ये लिखा है. क्वेश्चन नंबर 24. एक्सप्लेन द पॉजिटिव एस्पेक्ट कंटेन्ड इन आईटी एक्ट. इसका मतलब एडवांटेजेस ऑफ आईटी एक्ट. नेक्स्ट पढ़ो 23. As a cyber expert, you have been invited in a seminar to share your thoughts on data protection and privacy. आगे देखो. In today's electronic era, in your PowerPoint presentation on the same, you wish to incorporate the main principles on data protection and privacy. 6 प्रिंसिपल जो मैंने बताए हैं. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट साइबर आईटी एक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको ये 2 बताए हैं. बाकी ये फ्लो चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं. बाकी के हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए. तो अगर मैं बात करूं बेटा आईटी एक्ट की, तो आईटी एक्ट के अंदर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा. एसपीडीआई के अंदर याद रखना रूल 2 डेफिनेशन, रूल 3 एग्जांपल्स, रूल 4 ने रूल 5 कंसेंट टू कलेक्ट एंड रूल 6 कंसेंट टू डिस्क्लोजर. प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा के अंदर क्या प्रोटेक्शन की पॉलिसी है या प्रिंसिपल है? दैट इज क्रिएटिंग सिविल लायबिलिटी, क्रिएटिंग क्रिमिनल लायबिलिटी, ठीक है, imposing penalties or setting up hierarchy of adjudicating officer as well as cyber appellate tribunal. Next one is defining data information database and declaring computer system network as protected system. This is what your IT Act is all about. अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने पहला टॉपिक पढ़ा बीपीए. बीपीए के बाद सेकंड टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा बेटा ईआरएम, जो मैंने अभी आपको रिवाइज कराया. थर्ड टॉपिक अगर ईआरएम के बात करें तो रिस्क रिलेटेड टर्म्स, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, रिस्क रिलेटेड टर्म्स. फोर्थ कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा दैट इज आईटी एक्ट. आईटी एक्ट के अंदर एक चीज नई पढ़ी आपने, एक चीज नई मतलब न्यू पढ़ी. फिफ्थ वन इज फ्लो चार्ट है. फ्लो चार्ट के मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा रिवीजन के अंदर, क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका हूं क्लास के अंदर. मैं फ्लो चार्ट्स की कुछ थ्योरी है वो आपको पढ़ा रहा हूं. थ्योरी के अंदर मींस बहुत रेयर है कि फ्लो चार्ट की थ्योरी है. फ्लो चार्ट की थ्योरी के अंदर आपको एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट पढ़ने, मींस फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस जो रीड मार के छोड़ देना. कुछ फ्लो चार्ट्स के डिसएडवांटेजेस हैं और फ्लो चार्ट कैसे बनता है, कुछ स्टेप्स हैं. ये 3 चीजें हैं जो फ्लो चार्ट की थ्योरी में हमें पढ़नी है. वो भी मैं रिवाइज करा रहा हूं, बहुत सिंपल है, ठीक है. तो मैंने आप लोगों को वापस बोल रहा था एक चीज, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे टॉपिक रह गए. मैं तो आपके सामने मॉड्यूल ओपन कर रहा हूं, मुझे बताओ कौन सा टॉपिक रह गया. तो एक चीज वापस बोल रहा हूं बेटा, वापस मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मैं जब रिवाइज कराऊंगा तो जो भी टॉपिक रह गए, जैसे फ्लो चार्ट की बात करूं तो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, स्टेप्स, ठीक है. ये बहुत रेयर केस है आने का, लेकिन एक रीड मारूंगा, रीड मार के छोड़ देना, बहुत सिंपल है. तो अगर हम लोग बात करें, हम लोगों का बीपीए कंप्लीट हो गया, रिवीजन में ईआरएम कंप्लीट हो गया, रिस्क रिलेटेड टर्म्स कंप्लीट हो गई, आईटी एक्ट कंप्लीट हो गया. अब इसके अलावा फ्लो चार्ट की थ्योरी बची है और एक छोटा सा पार्ट और बचा है जो कंट्रोल्स का था, जो आपके मॉड्यूल ने कंट्रोल्स का एक पार्ट और बचा है. दैट इज एक पार्ट है, दैट इज जर्नल कंट्रोल्स. जर्नल कंट्रोल्स दे रखे हैं इस चैप्टर के अंदर. दैट इज आपने जो चैप्टर नंबर 5 में इंटरनल कंट्रोल्स पढ़े थे, आपके मॉड्यूल ने यहां पे भी दे रखे हैं कुछ जर्नल कंट्रोल्स, ठीक है. तो आईटी फ्लो चार्ट की थ्योरी और ये जो कंट्रोल्स हैं, ये मैं
नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज कराऊंगा या नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। और उसी नेक्स्ट में मैं नया चैप्टर भी रिवाइज कराऊंगा। तो मिलता है बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।